नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे 24 का चिंतन, टिफिन चाय पर मंथन। अपने देश में पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा रही है। बैठक जमीन पर लगी हो या टेबल कुर्सी पर, खाने के साथ आनंद भी खूब आता है। बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि इससे परिवार के सदस्यों में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा भी अब भोजन मंत्र की रणनीति पर काम कर रही है। जी हां, दो शब्दों की इस रणनीति के फायदे कई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, स्टेट प्रेसिडेंट हों, मुख्यमंत्री या दूसरे नेता, हर कोई आजकल अपने घर से टिफिन लाकर भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके जरिए बीजेपी संदेश दे रही है कि नेता और कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं है। 3 घंटे की बैठक होती है और नेता कार्यकर्ता सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा सभी विधानसभाओं में टिफिन बैठक कर चुकी है। विपक्षी नेता और आम लोग शायद न समझ पा रहे हों कि साथ खाने से भाजपा कौन सा मिशन फतेह करने निकली है। ऐसे में इसे समझना महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में सभी दल जुटे हैं। इस रणनीति में के केंद्र में यूपी है, जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के केंद्र में उत्तर प्रदेश है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से काफ़ी कुछ तय होगा। इस प्रदेश में जो बाजी मारेगा 2024 की राह उसकी ही आसान होगी। पटना में विपक्षी दलों की बैठक होती है, जिसमें बीजेपी को सत्ता से हटाने की रणनीति तैयार होती है। फिलहाल इस राज्य के अंकगणित पर गौर किया जाए तो यहाँ विपक्षी दलों की राह आसान नहीं है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से रिकॉर्ड सीटें मिली और 2014 में 71 और 5 साल बाद 62 सीटें बीजेपी को मिली, वो भी तब जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। विपक्ष की बैठक पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े कर दिए थे। इसका मतलब है कि विपक्षी दलों की चुनौती इस राज्य में और अधिक होगी। यूपी जैसे राज्य में अब सपा और कांग्रेस के बीच ही गठबंधन की गुंजाइश है, इसको लेकर भी सवाल है। और अगर गठबंधन होता भी है तो विपक्ष की राह यहाँ आसान नहीं रहने वाली। ऐसा क्यों? इसके लिए वोट शेयर के इस गणित को भी समझना बहुत जरूरी है। पटना में जो विपक्षी दल शामिल हुए उसमें समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18% से थोड़े अधिक वोट मिले। ये तब था जब उसका बीएसपी के साथ गठबंधन था। कांग्रेस अकेले लड़ी और उसे 6.36% वोट मिले। इस बैठक में जयंत चौधरी जो शामिल नहीं थे, उनकी पार्टी आरएलडी का वोट शेयर 1.68% था। जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 0.1% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव अलग लड़े थे और तब उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 0.3% वोट मिले थे। बसपा को 2019 के चुनाव में 19.42% वोट मिले। इस बार चुनाव में बीएसपी अलग राह पर है। अगर बीएसपी के वोट शेयर को हटा दिया जाए तो इन सभी दलों को मिलाकर वोट शेयर 26.46 हो, जो बीजेपी गठबंधन को मिले 51.18% वोटों का करीब आधा है। ये कहानी है 2019 की। और अगर बात की जाए 2014 के चुनाव की तो एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उनका संयुक्त वोट शेयर 42.98% था। इसकी तुलना में अकेले बीजेपी को यूपी में 42.63% वोट मिले थे। ये तो रही बात वोट शेयर की, लेकिन इसके साथ ही केंद्र और राज्य की ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका सीधा फायदा लाभार्थियों को मिल रहा है। बीजेपी अपनी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे फ्री राशन, फ्री आवास, शौचालय, 5 लाख तक हेल्थ बीमा, एलपीजी कनेक्शन, स्मार्टफोन वितरण से इस वर्ग के लाभार्थियों से समर्थन की उम्मीद कर रही है। यूपी में ऐसी विभिन्न योजनाओं के लगभग 11 करोड़ लाभार्थी हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम, जाटो, दलित और यादव हैं। हालांकि इनसे पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन की उम्मीद नहीं है। बीजेपी की ओर से अनुमान लगाया गया है कि सभी लाभार्थियों में से कम 1 करोड़ 2024 में भाजपा को वोट देंगे। यदि पसमानदा मुसलमान पार्टी का समर्थन करते हैं तो ये संख्या बढ़ सकती है। इन योजनाओं से उन्हें लाभ हुआ है और बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी पसमानदा समुदाय के कई लोगों को टिकट दिया था और अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी का गठबंधन है। बीजेपी को गठबंधन से गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बीच अपना समर्थन मजबूत होने की पूरी उम्मीद है। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 11 जून को पार्टी के एक नेता घर पर जमीन पर बैठकर नाश्ता किया और खाना खाया। पंगत में वो किसी आम आदमी की तरह पूरी तोड़ते नजर आए थे। तस्वीरों में कार्यकर्ता, स्थानीय अध्यक्ष और बाकी सभी भाजपा के नेता एक बराबर फर्श पर साथ में बैठकर भोजन करते दिखे थे। ये फीलिंग ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफ़ी है।
भाजपा को पता है कि 2024 का मिशन कार्यकर्ताओं के उत्साह से ही जीता जा सकता है। ऐसे में दिल्ली के राष्ट्रीय नेताओं को भी ग्राउंड पर उतारा गया है। वाराणसी में सिर्फ खाना नहीं था, जयशंकर अपने दाएं बाएं बैठे नेताओं से बातें भी करते रहे। कार्यकर्ताओं के जरिए जनता में वीवीआईपी कल्चर वाली बनी बनाई मानसिकता को तोड़ने की भी कोशिश की गई, जिससे आम लोगों के साथ मजबूत बॉन्डिंग बनाई जा सके। भाजपा चाहती है कि कार्यकर्ता खुद को पिछले पायदान पर न रखें, वो इस बात को महसूस करें कि राष्ट्रीय नेता उन्हें पर्याप्त तवज्जो दे रहे हैं। अब आगे भाजपा की टिफिन बैठक के बारे में बात करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे गोल गोल घेरा बनाकर भोजन करते हैं, कुछ उसी तरह की गर्मजोशी और भावना भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं में दिखी थी। सभी मिल बांट कर खाते दिखाई दे रहे थे। भाजपा की टिफिन बैठक में खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया था। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड, असम के मुख्यमंत्री भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन खोलते दिखाई दे रहे थे। इसके जरिए भाजपा जनसंपर्क अभियान कर रही थी। भाजपा के नेताओं की बातों से इस टिफिन बैठक की महत्ता को समझा जा सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि चंपावत में जिले के भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जनों के साथ सहभोज किया। सभी लोगों ने घर से लाए टिफिन को आपस में साझा कर विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लिया। सहभोज भारतीय संस्कृति में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है। घर से टिफिन लाकर और साथ बैठकर भोजन करने से पारस्परिक सद्भाव, आपसी समन्वय और सहयोग की भावना जागृत होती है। सहभोज के बाद पदाधिकारियों से संगठन और क्षेत्र के विकास संबंधी विषयों पर भी चर्चा की। धामी की बात से काफी कुछ साफ हो जाता है। एमपी में भाजपा के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ समय पहले कहा था कि परिवार के सदस्यों की तरह साथ बैठकर इस तरह भोजन करने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। पीयूष गोयल ने टिफिन बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा था कि भाजपा पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता ही भाजपा की पहचान है। वास्तव में भाजपा का देश भर में 4000 टिफिन बैठकें करने का लक्ष्य था। विधानसभा स्तर पर होने वाली बैठकों में मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से कई अन्य मसलों पर भी बात हो रही थी। 16 लाख कार्यकर्ताओं को भाजपा ने फील्ड में उतारा है। भाजपा 5 लाख विशिष्ट लोगों से मिली। ऐसे में जान लीजिए, यहाँ भोजन का मतलब सिर्फ दाल रोटी खाना नहीं है। 2014 में चाय पर चर्चा को मिली सफलता के बाद अब बीजेपी टिफिन पर चर्चा के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम को खास जगह दी। राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विशाल जनसभा से टिफिन बैठक अभियान शुरू हुआ, जो पूरे जून महीने तक चला। इस अभियान के अंतर्गत बीजेपी ने पूरे देश में मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही इस अभियान के जरिए उन लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया जो किसी कारणवश वंचित रह गए। इसके साथ ही इस अभियान में कुछ अनूठे प्रयोग भी किए गए, जिससे रूठे और नाराज कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाकर फिर से सक्रिय किया जा सके और चुनाव में उनका उपयोग किया जा सके। इस अभिनव और अनूठे प्रयोग को टिफिन बैठक का नाम दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत पहली टिफिन बैठक का शुभारंभ आगरा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 जून को किया था। टिफिन बैठकें बीजेपी के हर विधायक और सांसद को करने का निर्देश दिया गया था। इस अभियान के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े को बनाया गया था। बैठकों में संबंधित विधानसभा के विधायक, समाजसेवी कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के पूर्व कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्षद मौजूद रहे थे। इस बैठक की विशेषता ये थी कि इस बैठक में मौजूद रहने वालों को अपने अपने घर से अपना खाने का टिफिन खुद लाना था और सभी तो एक साथ मिलकर खाना खाना था। इसके अलावा साथ में चर्चा करके गिले शिकवे भी दूर करने का प्रयास किया गया था। आखिर टिफिन बैठक किसकी ईजाद है और आखिर किसने इसकी शुरुआत की, तो आपको बता दें कि टिफिन मीटिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरू की थी। नरेंद्र मोदी हर महीने इस तरह की टिफिन बैठकें करते थे और उसमें अपने अधिकारियों के साथ बैठकें करते थे। कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ भी खाना खाते थे और खाने के दौरान चर्चा करते थे, जिससे उनके पास फीडबैक तो आता ही था। इसके अलावा गुड गवर्नेंस को लेकर कोई सुझाव भी मिलते थे और सरकार कैसा काम कर रही है इसकी जानकारी भी मिलती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इस तरह की बैठकें करने का आग्रह उनके द्वारा पार्टी नेतृत्व और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से किया गया था। मोदी अपने मंत्रियों से कई बार टिफिन बैठकों के बारे में भी पूछते थे कि आपने कितनी टिफिन बैठकें की हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आरएसएस का माना जाता है। संघ शुरू से ही इस तरह की बैठकें सहभोज के नाम से करता आया है।
सहभोज को कोऑर्डिनेशन के हिसाब से बहुत प्रभावशाली माना जाता है और इस तरह के सहभोज के माध्यम से ही संघ समाज में जाति आधारित व्यवस्था को खत्म करने के अभियान में लगा हुआ है। संघ के सहभोज में हर जात बिरादरी के लोग अपने अपने घर से खाना लेकर आते हैं और एक दूसरे का खाना बिना जाति देखे खाते हैं और चर्चा करते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जब इस महाअभियान की रूपरेखा बनाई जा रही थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से टिफिन बैठकें कराने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को इन बैठकों की बागडोर सौंपी गई थी। महासंपर्क अभियान के अंतर्गत बीजेपी द्वारा पूरे देश भर में 4000 विधानसभाओं में टिफिन बैठकें करने का लक्ष्य रखा गया था और वो भी केवल 2 महीने में, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं को समय रहते सक्रिय किया जा सके और हर बैठक की जानकारी और उसका फीडबैक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना था, जिसके आकलन के आधार पर बीजेपी को अपनी आगे की चुनावी रणनीति को धार देना था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक महाजनसंपर्क के दौरान 28 दिनों में पार्टी द्वारा देश भर के 543 लोकसभा क्षेत्रों और लगभग 4000 विधानसभा क्षेत्रों में टिफिन बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया था। ये टिफिन बैठक हर विधानसभा स्तर पर आयोजित की गई थी। पार्टी के सभी सांसद और विधायकों के अलावा बीजेपी के चुनिंदा 250 नेताओं को टिफिन बैठक में शामिल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना था। टिफिन बैठक अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा से की थी। जेपी नड्डा के इस टिफिन बैठक में करीब 400 से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस टिफिन बैठक को बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा बता रही थी, जहां टिफिन से सामूहिक भोजन और संवाद और रणनीतिक योजनाओं को बनाने को कहा गया था। इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। बैठक में ब्रज क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ स्थानीय सांसद, विधायक, क्षेत्रीय व जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान सांसद और विधायकों को भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तय एजेंडे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महाजनसंपर्क अभियान की आगरा से यानी ब्रज क्षेत्र से शुरुआत के बाद अवध, काशी, पश्चिम गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र में गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य नेताओं के दौरे लगे थे। टिफिन बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी रिश्ता है। पीएम मोदी गुजरात में सालों पहले से इस नुस्खे को आजमाते रहे हैं। गुजरात में रहते हुए पीएम मोदी ने टिफिन बैठक के कार्यक्रम को कई बार आजमाया और हमेशा उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। अब उसी नुस्खे को बीजेपी पूरे देश में आजमा रही है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निचले स्तर तक के बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ताओं की ग्रीसिंग हो जाए और कार्यकर्ता अपनी तंद्रा को छोड़कर पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटना शुरू कर दें। तारीख थी 27 मई और साल था 1996। यहाँ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, हम सत्ता के लोभ में गलत काम करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ शरद पवार बैठे हैं। यशवंत जी कह रहे थे कि किस तरह शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी। सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के लिए भले ही बनाई, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करने से सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं चाहता। आपको याद होगा कि संसद में एनडीए के पास बहुमत न होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा था कि बीजेपी सत्ता के लिए पार्टियों को तोड़ने की राजनीति नहीं करती, लेकिन साल 2014 के बाद वाली बीजेपी का रुख अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखता है। बीते लगभग 1 दशक में हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की कथित खरीद फरोख्त और ऑपरेशन कमल जैसे शब्द देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई दिए। ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां बीते 1 साल से राजनीतिक उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। बीते साल जून में शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे और राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इधर महाराष्ट्र में एक नया सियासी ड्रामा चल रहा है, जहां शरद पवार की पार्टी एनसीपी 2 गुट में टूटती दिखी। वहीं अजित पवार एनडीए सरकार में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। ये सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब शरद पवार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, क्या उसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में होने वाला है? इस सवाल का जवाब अगर राजनीतिक विश्लेषकों के चश्मे से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जहां भी थोड़ी बहुत मजबूत है वहां वो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ती है, अपने खेमे को मजबूत करना चाहती है। जो कुछ एनसीपी में हो रहा है उससे विपक्षी दलों के मोर्चा बनाने की कोशिश को बड़ा धक्का है।
जानकारों का मानना है कि शरद पवार एक सधे हुए पुराने नेता हैं, सभी पार्टियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में उन्हें विपक्ष के गठबंधन का सूत्रधार के रूप में देखा जा रहा था। अजीत पवार ने जो किया है उससे शरद पवार खुद की पार्टी में कितने मजबूत हैं उस पर सवाल उठ रहा है। साल 2014 में केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद से बीजेपी ने कई जगहों पर दल बदल करवा कर अपनी सरकार बनाई है या फिर पार्टी को मजबूत किया है। साल 2014 में उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और यहीं से प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने का रास्ता खुल गया था। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू 33 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि ये कई नेताओं का पलायन तो नहीं था, लेकिन बिस्वा शर्मा के बीजेपी में आने से पूर्वोत्तर में बीजेपी ने कई राज्यों में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई। आज पूर्वोत्तर में बीजेपी के कई छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन है और इन गठबंधन का श्रेय बिस्वा शर्मा को जाता है। साल 2017 में कांग्रेस के विधायकों के समर्थन के साथ मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी, तो वहीं 2018 में बेंगलुरु में ऑपरेशन कमल चला। कांग्रेस जेडीएस सरकार के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बना ली। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ दी और 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार गिराकर एक बार फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। साल 2022 में शिवसेना से शिंदे गुट ने दल बदल किया और राज्य में एनडीए की सरकार बनी। एक मराठी अखबार ने छापा था कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कर रही है। शिवसेना को तोड़कर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर तो मिल गए, लेकिन एकनाथ शिंदे के अलावा एक भी वोटरों के बीच मजबूत पकड़ वाला नेता बीजेपी की खेमे में नहीं आ सका। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सीटें ज़्यादा जीतनी है तो उन्हें जनाधार वाला नेता चाहिए और इस लिहाज से एनसीपी के दम पर बीजेपी मराठा वोट बैंक को अपनी ओर करना चाहती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा इलाका है जहां सेंध नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर एनसीपी बीजेपी के साथ आ जाए तो उसकी राह आसान हो जाएगी। ये जानना भी जरूरी है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं। एक्शन भले ही महाराष्ट्र में चला हो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई थी। जीतन राम मांझी ने कहा था कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसी तर्ज पर जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि भविष्य में बीजेपी जेडीएस के साथ चुनाव लड़ेगी मिलकर। इस बयान के साथ ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या जेडीएस आने वाला लोकसभा चुनाव एनडीए में शामिल होकर लड़ने वाली है। यूपी में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। पूर्वांचल की सियासत में ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के बड़े नेता हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ लड़ा था, लेकिन अब वो सपा से अलग होकर बीजेपी में आ चुके हैं और अब बीजेपी में उनकी वापसी हो चुकी है। ऐसे में राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ आकर बीजेपी के लिए ये कमी पूरी कर सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। बीते साल से पहले तक ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी हद तक अपना टारगेट को पूरा कर चुकी है। बीजेपी को ये पता है कि अगर उसे अपना विस्तार करना है तो अब क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर अपनी जगह बनानी होगी। बीजेपी ये समझ चुकी है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से उन्हें अब जहां और जितना फायदा होना था हो चुका है, अब उन्हें पहचान की राजनीति में अपनी जगह बनानी है। ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां लगभग 1989 के बाद ही बनी। उस वक्त तक बीजेपी देश में इतनी मजबूत नहीं थी और जाति पहचान की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना जनाधार बनाया। अब बीजेपी जब काफ़ी मजबूत है तो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर ही वो नया वोटर बेस पा सकेगी और यही वो कर भी रही है। इसका एक नुकसान ये है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के साथ आती हैं तो उनकी पहचान की राजनीति कमज़ोर पड़ जाती है और बीजेपी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे एंट्री तो लेती है, लेकिन धीरे धीरे गठबंधन में खुद बिग ब्रदर की भूमिका में आ जाती है। बीजेपी पर विपक्ष के कई नेता आरोप लगाते हैं कि जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है वो वहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई के दम पर दल बदल कराती है। इस तरह विधायकों और नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना पहले भी होता रहा है। साल 1980 में हरियाणा में भजन लाल अपने 38 विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चूंकि केंद्र में बीजेपी पहली बार इतने लंबे वक्त से है तो तमाम पार्टियों के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ये कहना कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है या सरकार पलट दे रही है, इसमें कितनी हकीकत है ये कहना आसान नहीं। अगर ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से सब कुछ होता या हो रहा होता तो आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में क्यों नहीं आ रहे।
आरजेडी के नेता क्यों नहीं बीजेपी में जा रहे हैं, डीएमके के नेता क्यों नहीं डर रहे हैं। नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है और वो उसके लिए बीजेपी में जा रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है। इस तरह विधायकों को तोड़ लेने में या बीजेपी में शामिल करने से बीजेपी और नेताओं दोनों का फायदा होता है। इसे टू वे डील कहा जा सकता है। ईडी की कार्रवाई और राजनीतिक उठापटक का समय अक्सर एक ही होता है। ऐसे में यह कह देना कि ईडी सीबीआई के एक्शन से राजनीतिक बदलाव बीजेपी नहीं कर रही, गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं वो बीजेपी के साथ गठजोड़ करके अपनी जिंदगी आसान बनाने का विकल्प चुनते हैं। लेकिन इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा रहा, ये कहना अपरिपक्व होगा। हिमाचल, राजस्थान और कर्नाटक को छोड़ दे तो ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस बहुत कमज़ोर स्थिति में है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी केंद्र में मजबूत है, उसके पास पैसा है, तो उसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ना ज़्यादा आसान है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बीजेपी 2024 को लेकर थोड़ी व्याकुल है और वो हर संभव कोशिश कर रही है जिससे कि विपक्ष को कमज़ोर और बिखरा हुआ बनाया जा सके। महाराष्ट्र में होने वाली गतिविधि बीजेपी की इसी कोशिश का हिस्सा है और फिलहाल वो सफल होते भी दिख रहे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है और सबसे अधिक सीटों वाले राज्य यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी और विपक्षी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। पटना में हाल ही में विपक्षी दलों की मीटिंग होती है और उसके बाद केंद्र में भी यूपी है। हालांकि यहाँ उसकी राह आसान नहीं। आम आदमी पार्टी को समर्थन के सवाल पर कांग्रेस नहीं चाहते थे कि पार्टी आपके साथ खड़ी नजर आए। इसके बावजूद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान आया था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश का विरोध करेगी। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं अजय माकन और संदीप दीक्षित ने भी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला था। दिल्ली सरकार में मंत्री राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा था, कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। आप लगातार अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से पहले आपने एक तरह से शर्त रख दी थी कि अगर कांग्रेस अध्यादेश का स्पष्ट विरोध नहीं करती तो वह विपक्षी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को हुई कांग्रेस की मेजबानी में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हुई। बैठक के लिए आम आदमी पार्टी समेत 24 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि आपने कहा था कि वह केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद ही इस बैठक में हिस्सा लेगी। अब बात करते हैं मुस्लिम मोदी मित्रों की, जिन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय से मोदी मित्र बना रही है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है और उनसे 10 वोटों की उम्मीद की जा रही है। और ये भाजपा का लक्ष्य है, ये सुनिश्चित करना है कि देश की 65 मुस्लिम बहुल्य सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को अल्पसंख्यकों के 50,000 वोट मिले। बीजेपी लंबे समय से पिछड़े मुसलमानों यानी पसमानदा मुसलमानों पर काम कर रही है, जिनकी मुसलमानों में करीब 85% भागीदारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश की एक रैली में इस वर्ग को लेकर चिंता व्यक्त की थी, वर्ग को संदेश देने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक मंच की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी जमीनी स्तर पर भी मुस्लिम वोट हासिल करने की रणनीति के साथ काम कर रही है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि पार्टी ने देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज़्यादा है। इन सीटों पर जो मोदी मित्र बन रहे हैं वो भाजपा कैडर के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आम लोग हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रभावित या सहमत हैं और उन्हें मोदी मित्र बनाकर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि अब वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 36,000 से ज़्यादा सदस्य मोदी मित्र बन चुके हैं। रणनीति इस तरह तैयार की गई है कि सभी संसदीय सीटों के लिए एक केंद्रीय प्रभारी, एक राज्य प्रभारी बनाया गया है। इनके अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक प्रभारी और 30 सह प्रभारी बनाए गए। प्रत्येक सह प्रभारी को 30-30 मोदी मित्र बनाने का काम सौंपा गया। इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 900 और लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने की तैयारी है। आंकड़ों के मुताबिक 13 राज्यों में 65 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और सबसे ज़्यादा 13 सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 12 और केरल में वायनाड समेत 7 संसदीय सीटें हैं। तो देखा आपने 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष किस तरह की जोड़ तोड़ में लगे हैं। खास पेशकश 24 का चिंतन टिफिन चाय पर मंथन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।